अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने आज के लेक्चर में हम टॉपिक स्टाइकियोमेट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक की प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो कुछ लोग इसको अपनी आसानी के लिए पढ़ते हैं स्टिचियोमेट्री, लेकिन अगर हम इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है कि हम इसको पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टाइकियोमेट्री है क्या। स्टाइकियोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कि जब आप कोई भी ऐसी मेजरमेंट करोगे जो कि क्वांटिटी की बेसिस पे होगी, ठीक है, तो उसको आप कहते हो कि ये आपकी क्या स्टाइकियोमेट्री है। स्टाइकियोमेट्री को हम केमिस्ट्री में किस तरह डिफाइन करते हैं। स्टाइकियोमेट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप एक गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्वांटिटेटिवली जो उनका रिलेशनशिप होता है वो आप स्टडी करते हो। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को आप कहते हो, ये आपके पास क्या स्टाइकियोमेट्री है, कि जब भी आप गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रिलेशन करोगे, दोनों को रिलेट करोगे किस बेसिस पे, उनकी क्वांटिटी की बेसिस पे, तो आप केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहोगे स्टाइकियोमेट्री। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of quantitative relationship। क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटी से निकला है जिसका मतलब है मिकदार की क्वांटी। जब आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करते हो, quantitative relationship between reactants and products present in a given chemical equation। कि किसी भी गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रिलेशनशिप फाइंड करोगे क्वांटिटी की बेसिस पे, तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को आप कहते हो, ये आपके पास क्या स्टाइकियोमेट्री है। स्टाइकियोमेट्री में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो स्टाइकियोमेट्री में कैलकुलेशन करने के लिए हम हमेशा दो असम्पशंस को फॉलो करते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री के लिए कौन कौन सी दो असम्पशंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक असम्पशंस। स्टाइकियोमेट्रिक असम्पशंस। अब असम्पशंस किसे बोलते हैं। असम्पशंस वर्ड निकला है अज्यूम से। अज्यूम आप कहते हो लेट करना, सपोज करना, फर्ज करना। तो जब भी हम क्या करेंगे स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा दो असम्पशंस मतलब के दो मफरूज़ों को क्या करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास असम्पशन है वो यही है कि all the reactants are completely converted into product। completely converted into product। कि आप तब भी स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन करोगे जब आपके गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके तमाम जो रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट होने चाहिए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप उसके अंदर कोई रिएक्टेंट की अमाउंट रह जाती है तो इसका मतलब कि आप उसके अंदर स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन एग्जैक्ट
नहीं कर सकते। आप उसमें एक असम्पशन आपकी पूरी होनी चाहिए कि आपके सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। उसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट में। उसके बाद जो आप दूसरी असम्पशन इसमें फॉलो करते हो, इसमें दूसरी असम्पशन ये है कि नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन अकर, कि उसके अंदर कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब साइड रिएक्शन से मुराद यहाँ पे क्या है? साइड रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन कि जिसमें आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी मिलती है, उस रिएक्शन को आप कहते हो ये आपका साइड रिएक्शन है। अब साइड रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब कि आप वाटर बनाना चाहते हो, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करते हो, तो आपका मेन जो डिजायर्ड आपकी यही है कि आपने उसमें से वाटर बनाना है, तो ये आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उस केमिकल रिएक्शन में वाटर के साथ साथ अगर उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बन जाता है, तो उस प्रोडक्ट को आप कहते हो ये आपकी कौन सी प्रोडक्ट है? बाय प्रोडक्ट है। मतलब कि एक्चुअल प्रोडक्ट आपको चाहिए थी वाटर, लेकिन वाटर के साथ साथ उसमें एक और प्रोडक्ट बन गई है H2O2, जिसको आप पढ़ते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट बन जाए जो आपको रिक्वायर्ड ना हो, जो आप नहीं चाहते कि वो बने, तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हो साइड रिएक्शन। तो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी एक ये असम्पशन है कि उसके अंदर कोई आपका साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो आप डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर में वही प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी बाय प्रोडक्ट मतलब कि एक्स्ट्रा या फालतू प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये दो तरह की असम्पशंस हैं, मतलब कि मफरूज़े हैं, जो कि जब भी हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होती हैं ये इन दो असम्पशंस के ऊपर बेस करती हैं कि आपके सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर, और दूसरा उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हम उसके अंदर बेसिकली कुछ लॉस फॉलो करते हैं। जो लॉस हम ओबे करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, वो बेसिकली दो तरह के हैं। लॉस obeyed during stoichiometric calculations, metric calculations, कि जब भी आप स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करोगे तो उसमें बेसिकली आप दो लॉस को ओबे करोगे, उसके अंदर दो लॉस आप फॉलो करोगे। वो लॉस कौन से हैं? सबसे पहला जो लॉ हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में फॉलो करते हैं वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना, कंजर्व का मतलब सेम रहना, कांस्टेंट रहना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस तरह आप डिफाइन करते हो कि उसमें इसको आप डिफाइन इस तरह कर सकते हो कि मास कैन neither be created nor can be destroyed, in a chemical reaction। कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन करोगे तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें से मास, ना तो आप उसमें मास बढ़ा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ना ही उसमें जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है कि जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो केमिकल रिएक्शन में जितने आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट वाली साइड पे जितने एटम्स आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट में भी इतने ही रिएक्टेंट में आपके वो जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। कि रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एटम हैं। इसको आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट होती है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए किसके?
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। तो आप इसको कहते हो मैथ्स के लिहाज से दोनों का जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, कैसे, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है वाटर, H2O। अगर हमें इनका मैथ्स के लिहाज से रिलेशन बताना है कि किस तरह इनमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी होता है। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन की एटम्स 2 हैं, एक हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास है 1, तो 2 हाइड्रोजन का अगर हमारे पास मास हो तो वो हमारे पास 2 होगा। आप हाइड्रोजन गैस का 2 मोल ले रहे हो, इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप हाइड्रोजन की कितने ग्राम्स ले रहे हो, 4 ग्राम्स ले रहे हो। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करो तो एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास 16 है। आप ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूज कर रहे हो, इसका मतलब 16 2s are 32, आप ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो रिएक्टेंट साइड पे आपका जो रिएक्टेंट का मास है वो कितना है, 36 बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है और हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम। दोनों को प्लस करो तो आपके पास जो ओवरऑल रिएक्टेंट के साइड पे मास बन रहा है वो 36 ग्राम है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है तो 2 + 16 वो हो जाएगा 18। आपके पास वाटर के टोटल कितने मोल बन रहे हैं, 2, तो 18 2s are आपके पास टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। तो इस तरह देखें कि आपके रिएक्टेंट साइड पे आपके रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट है, जितना उसका मास है वो आपका इक्वल है आपके प्रोडक्ट के मास की इक्वल। तो इसी को आप कहते हो कि ये आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि आप रिएक्टेंट का जितना मास लोगे वो सारा का सारा आपका कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट के। और आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कंजर्व रहता है। उसमें से कोई भी मास जो होता है वो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही उसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बल्कि जितना रिएक्टेंट का आप मास ऐड करोगे इतने ही आपके पास क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट का मास बनना चाहिए। तो आप कहते हो कि इसमें फॉलो किया है कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आपका रिएक्शन में जो मास है वो क्या रहा है, कंजर्व रहा है, उसमें थोड़ी बहुत भी कमी बेशी नहीं है। तो ये पहला लॉ था जो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में फॉलो करते हैं। उसके बाद जो दूसरा लॉ हम ओबे करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेसिकली क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आप इस तरह डिफाइन करते हो, a pure chemical compound always contain same elements combined in a fixed ratio by mass, mass कह लो या weight कह लो, fixed ratio by mass या weight। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है कि अगर आप एक प्योर केमिकल कंपाउंड की बात करो, फर्स्ट करो कि हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर आपके पास एक प्योर केमिकल कंपाउंड है। अब वाटर हमेशा आपके पास सिर्फ तब ही बनता है जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हो। जब भी आप वाटर बनाना चाहते हो तो आप हमेशा उसमें जो रिएक्टेंट साइड पे यूज करोगे वो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होगी। इसके अलावा अगर उसमें आप कोई और रिएक्टेंट ऐड कर देते हो, मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो कार्बन के साथ, तो उसमें आपके पास फिर वाटर नहीं बन सकता। बल्कि इसमें क्या है कि आपका अगर एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, वाटर है, तो वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही बनेगा। आप उसमें कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करके उस कंपाउंड को नहीं बना सकते। और दूसरा ये कि वो जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, अब वाटर को मतलब कि आपके पास कब बनता है, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करते हो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा आपस में जब कंबाइन होते हैं तो दोनों की जो रेशियो रहती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें H2O की,
तो वाटर के फार्मूले में अगर देखें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 2 का इसका मतलब कितना बना, 2 बना। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है, 16 है। तो इसको आप कह सकते हो 2:16। लेकिन अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। अब इसका मतलब क्या है कि इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं कि जब भी आपने एक केमिकल कंपाउंड बनाना है, प्योर केमिकल कंपाउंड, वो हमेशा अपने एलिमेंट से ही बनेगा, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। और दोनों की जो अमाउंट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रेशियो रहेगी। अगर आप इस रेशियो के लिहाज से उसकी अमाउंट लोगे तो तब भी आपके पास जो वाटर है वो प्योर अमाउंट में बनेगा। इसको आप कहते हो कि ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अब इसमें आपके पास हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16 ग्राम, दोनों की सिंपल रेशियो ली तो 1:8 है। तो 1:8 जो वाटर की है वो हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। आप इसके लिहाज से फिर आगे उसकी क्वांटिटी लेते हो और फिर वाटर को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। तो जब भी आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपने हमेशा 2 लॉज फॉलो करने हैं। पहला लॉ कि उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जितनी आपके रिएक्टेंट का मास है इतना ही आपके प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। उसमें कोई लॉस ऑफ मास नहीं होना चाहिए, ना ही गेन ऑफ मास होना चाहिए। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की कंपाउंड बनाना है तो वो हमेशा अपने सेम एलिमेंट से बनेगा और सेम एलिमेंट के साथ साथ उसके अंदर जो फिक्स्ड रेशियो रहेगी हमेशा मास के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से, वेट के लिहाज से उसकी जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको आप कहते हो ये आपका क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इस तरह के 2 लॉज को फॉलो करते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक की कुछ रिलेशनशिप्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कि जब भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हो तो उस बेसिस पे आप उसका रिलेशनशिप करके किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ आप उसकी अमाउंट भी फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप है वो है मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन में आपको एक जो मतलब कि सब्सटेंस है उसका मास गिवन है तो आप उस सब्सटेंस के मास को यूज करके किसी दूसरी सब्सटेंस का मास फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के रिलेशन को कहते हो मास मास रिलेशनशिप। इसी तरह आपके पास जो दूसरा रिलेशन है वो है मास मोल रिलेशनशिप। मास मोल रिलेशनशिप कि अगर आपका एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप उस सब्सटेंस के मास को यूज करके किसी दूसरी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप कहते हो मास मोल रिलेशनशिप। और थर्ड जो आपके पास रिलेशन है जो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आता है वो आपके पास है मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप उसको यूज करके किसी दूसरे सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और जो आपके पास 4 नंबर पे आता है रिलेशन वो आपके पास है मोल मोल रिलेशनशिप कि अगर आपको एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके किसी दूसरे सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके 4 रिलेशनशिप्स हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे बेस करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को यूज करके आप इस तरह के 4 जो रिलेशन है वो डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप उस दूसरी सब्सटेंस का मास फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है आप दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो।
अगर आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है, आप दूसरी सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। और जो उसका फोर्थ और आखिरी रिलेशन है कि अगर आपको एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप उसको यूज करके दूसरी सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब जो हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो सारी की सारी बेस करती हैं गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो गिवन इक्वेशन होती है तो उस गिवन केमिकल इक्वेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो अब बात करते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस of chemical equation। तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन की बात करते हो तो उसका एक एडवांटेज होता है। केमिकल इक्वेशन का एक एडवांटेज क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रिलेशन फाइंड कर सकते हो क्वांटिटी के लिहाज से। केमिकल इक्वेशन का आपके पास सबसे पहला बेनिफिट यही होता है, पहला एडवांटेज यही होता है कि उस गिवन केमिकल इक्वेशन को यूज करके आप उस रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है आप उन दोनों का क्वांटिटी के लिहाज से रिलेशन फाइंड कर सकते हो। वो आपका एक एडवांटेज होता है केमिकल इक्वेशन का कि आप क्या कर सकते हो, रिलेशन फाइंड कर सकते हो। किस का रिलेशन फाइंड कर सकते हो, रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट के साथ। तो ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन का एडवांटेज है। अगर हम उसकी लिमिटेशंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि आप जो आपके पास एक केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होती है, केमिकल इक्वेशन आपको उससे केमिकल रिएक्शन का रेट नहीं बताती, आपको केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो पहले इसकी लिमिटेशन यही है कि केमिकल इक्वेशन आपको उस केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसका जो रेट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन about rate of reaction, दूसरी इसकी लिमिटेशन यही है कि जो आपके पास एक गिवन केमिकल इक्वेशन होती है वो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती कि आपका केमिकल रिएक्शन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि आप एक केमिकल इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हुआ है। प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, नो इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है उसमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड नहीं करती। उसके बाद तीसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकती कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी कंडीशंस में हो रहा है। ठीक है, आपका केमिकल रिएक्शन किन कंडीशंस के अंदर हो रहा है वो भी आपको केमिकल इक्वेशन नहीं बता सकती। ये भी उसका एक लिमिटिंग पॉइंट है कि प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, कि आपका केमिकल रिएक्शन कौन सी कंडीशंस में हो रहा है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास था स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की जो कि हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसको हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है रिएक्टेंट
which consumes first in a chemical reaction is called limiting reactant। जब भी आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। फर्ज करो कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन में आपके पास दो तरह के रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, तो उन दोनों में से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा कि जिसकी अमाउंट कम होगी और दूसरा रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो वो रिएक्टेंट जो आप क्या करोगे, कम अमाउंट में लोगे और जो जल्दी उस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, फ़ौरन वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर उस रिएक्शन मिक्सचर में से ख़त्म हो जाएगा, आप उस तरह के रिएक्टेंट को कहते हो। वो आपके पास कौन सा रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट था। वो लिमिटेड अमाउंट में था, आपने उसकी अमाउंट स्मॉल ली थी, वो फ़ौरन दूसरे रिएक्टेंट के साथ उसमें कंबाइन हुआ और वो आगे कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, मतलब कि फ़ौरन वो उस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो गया। उस तरह के आप रिएक्टेंट को कहते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करो तो सेकंड डेफिनेशन, द रिएक्टेंट which control the amount of product during a chemical reaction is called लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि आपका वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उस रिएक्टेंट को आप कहते हो वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ये आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट को किस तरह कंट्रोल करता है, अभी हमने बात की कि आपने दो रिएक्टेंट लिए, एक की जो अमाउंट है वो आपने कम ली, स्मॉल अमाउंट में लिया, दूसरा आपने ज़्यादा अमाउंट में लिया। तो जो रिएक्टेंट आपके पास कम अमाउंट में होगा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी आपके पास कम है, लिमिटेड है, जब वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा तो आपको प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। तो वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो फ़ौरन कंज्यूम हो जाता है क्योंकि आपने उसकी कम अमाउंट ली हुई होती है और आपको आगे वो प्रोडक्ट बना के देता है। लेकिन आपके पास जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, एक्सेस क्वांटिटी में होता है, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपका रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाता है, आपके रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, उसकी अमाउंट लिमिटेड हो जाती है, वो कंट्रोल्ड हो जाती है, क्योंकि जिस रिएक्टेंट की अमाउंट आपने कम ली थी वो फ़ौरन दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हुआ, आपको प्रोडक्ट बना के दी। हालांकि आपके पास जो दूसरा रिएक्टेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर आप पहले वाले रिएक्टेंट को भी ज़्यादा अमाउंट में लेते तो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ सकती थी, लेकिन उस रिएक्टेंट की वजह से जिसकी अमाउंट आपने कम ली हुई थी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे कंट्रोल हो गया, रुक गया, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो उस तरह के रिएक्टेंट को जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, आप उस रिएक्टेंट को कहते हो वो आपके पास कौन सा रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और तीसरी डेफिनेशन भी हमने तकरीबन ऑलमोस्ट इसको डिस्कस कर लिया है कि वो रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट which gives small amount of product, small amount of product during a chemical reaction। कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट जो आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, उसकी अमाउंट को कम करता है, वो आपको कम मिकदार में अमाउंट बना के देता है, उस तरह के रिएक्टेंट को आप कहते हो ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की तीन बेसिक डेफिनेशन थी कि रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है कि वो रिएक्टेंट जिसको आप कम अमाउंट में लेते हो, ठीक है,
जो आपके प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, आपकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको लिमिटेड कर देता है, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, उस तरह के रिएक्टेंट को आप कहते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम इसकी फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग of coal in excess supply of oxygen। कोई भी चीज तब बर्न करती है, तब बर्न होती है जब आप उसको क्या करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई करते हो। फर्ज करो कि आप कोयले को जलाना चाहते हो, उसको बर्न करना चाहते हो। अगर आप क्या करते हो, कोयला आपके पास तभी बर्न होगा जब आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, मस्ट होती है। अगर आप क्या करो कि कोल की अमाउंट कम ले लो और उसको जो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करो वो आप ज़्यादा अमाउंट में करो, तो ऐसा होगा कि आपका जितना भी कोल होगा ना, जिसकी अमाउंट आपने कम ली हुई है, जब ऑक्सीजन आप उसको सप्लाई करोगे आपका सारा कोल बर्न हो जाएगा और आपका रिएक्शन एक वक्त आएगा कि रुक जाएगा। लेकिन उस रिएक्शन के अंदर है अभी भी आपके पास जो उसको रिएक्टेंट आप सप्लाई कर रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, वो अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो लार्ज ली हुई है, एक्सेस अमाउंट में ली हुई है। ठीक है, तो कोल आपके पास वो रिएक्टेंट है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी, क्योंकि आपने कोल की जो अमाउंट है वो कम ली हुई थी। तो वो रिएक्टेंट जो आपने हमेशा कम अमाउंट में लिया हुआ होता है, उस रिएक्टेंट को कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप क्या करते हैं कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट में आप कोल भी ले लेते, कोयला भी ले लेते, तो आपके पास जो आगे प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन चूंकि आपने जो कोल है वो कम अमाउंट में लिया, इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड बनी है, कंट्रोल प्रोडक्ट बनी है, तो इसलिए जो कोल है वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सेकंड एग्जांपल की बात करें कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जब जंग लगता है तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हो। सेम प्रोसीजर उधर कि अगर आप क्या करते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन करनी है एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, अगर आप आयरन की क्वांटिटी जो होती है वो कम लेते हो और आप उसको ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करते हो, तो आपका जो आयरन होगा वो जल्दी रस्ट हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा, आप उसको ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि आपने आयरन की अमाउंट कम ली हुई है, ठीक है, इसी वजह से उसको जो जंग लगेगा वो क्या होगा, कम अमाउंट में लगेगा, लेकिन उसकी अमाउंट आप बढ़ा सकते थे, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ज़्यादा की है तो आप ज़्यादा आयरन को क्या कर सकते हो, रस्ट करवा सकते हो। लेकिन चूँकि आपने आयरन की अमाउंट कम ली हुई है, इसीलिए क्वांटिटी उसकी कम है, इसलिए उसको कम जंग लगेगा, तो जो आपका आयरन होगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टर में होगा और जो आपका ऑक्सीजन है वो एक्सेस अमाउंट में होगा। तो ये आपके पास दो बेसिकली डेफिनेशन थी। अगर हम केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो मेन एग्जांपल है वो किसकी है, H2 plus O2 to give us 2H2O। ये हमारे पास एक गिवन केमिकल इक्वेशन है कि जब भी आप वाटर बनाते हो तो आप हाइड्रोजन गैस के 2 मोल लेते हो और ऑक्सीजन का क्या करते हो, 1 मोल लेते हो। अब हमें इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें से डिटरमाइन करना है कि आप इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह डिटरमाइन करते हो। फर्स्ट करो कि आप क्या करो, हाइड्रोजन के 2 मोल लेते हो, हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के भी आप लेते हो 2 मोल, और इसी तरह जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी उससे, जो वाटर आपके पास बना है उसके कितने मोल्स हैं आपके पास, तो आपने हाइड्रोजन गैस की भी 2 मोल्स लिए, ऑक्सीजन के भी आपने क्या किया, 2 मोल्स लिए, आपके पास जो आगे प्रोडक्ट बन रही है उसके भी कितने मोल्स हैं, 2। अब हम इसकी क्वांटिटी मतलब कि उसके मास को देखें तो हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 2 होगा। तो हाइड्रोजन की आप जो नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो वो आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 2s are 4। इस तरह हाइड्रोजन के जो आपके पास ग्राम्स हैं वो कितने हैं, 4 ग्राम, हाइड्रोजन के 4 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 मोल यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन के 2 मोल,
यहाँ पे हमने गिवन केमिकल इक्वेशन में उसका एक मोल लिखा है। देखें ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16। आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, इसका मतलब इसका जो एटॉमिक मास बनता है वो 32 है। और साथ ही साथ आप ऑक्सीजन की कितने मोल ले रहे हो, 2 मोल रहे हो, इसका मतलब 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पास आपके पास बन जाता है 64 ग्राम। तो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो कितनी अमाउंट में ले रहे हो, 64 ग्राम्स में ले रहे हो, क्योंकि आपकी जो दोनों रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के आपने 2-2 मोल लिए हैं। आपके पास जो आगे प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन आपके पास 2 है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 बनेगा, 2 2 से 4 और 4 और उसमें आप 32 प्लस करोगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा 64 ग्राम। अब ये तो आपने इसका मास लिख दिया। अब आपने इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करना है कि इसमें से आपका जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो कौन था। हालांकि आपने हाइड्रोजन के 4 ग्राम लिए हैं, हाइड्रोजन के 4 ग्राम लिए और ऑक्सीजन के आपने कितने ग्राम लिए थे, 64 ग्राम। लेकिन अगर आप आगे इसमें देखो आपकी जो प्रोडक्ट बनी है तो प्रोडक्ट वाली साइड पे आपके जो हाइड्रोजन के ग्राम यूज हुए हैं वो कितने ग्राम यूज हुए हैं, 4। और ऑक्सीजन के आपके पास एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का आपके पास कितना होगा, 32। तो 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन के यूज किए हैं। हालांकि आप हाइड्रोजन के 4 ग्राम्स ले रहे हो, आपने 4 के 4 ग्राम्स उसमें यूटिलाइज कर दिए। ऑक्सीजन के आपने 2 मोल लिए हैं तो 2 मोल के अकॉर्डिंग उसका जो मास बनता है ग्राम्स में वो 64 बनता है। तो आपने ऑक्सीजन का 64 ग्राम लिया है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है वो कितना है, 32 ग्राम है। इसका मतलब कि अभी भी आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन का आपने 64 ग्राम लिया है लेकिन आप उसका यूज सिर्फ कितना कर रहे हो, 32 कर रहे हो। तो आपके पास अभी भी 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अभी भी रिएक्टेंट वाली साइड पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन आपके जो हाइड्रोजन के ग्राम्स थे वो सारे के सारे यूटिलाइज हो गए। अभी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अब आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। इसका मतलब कि आपने अमाउंट किसकी कम ली थी, आपने हाइड्रोजन की कम ली थी। तो इस वाटर वाले केस में हाइड्रोजन जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के आपने 4 ग्राम लिए थे, 4 के 4 ग्राम आपने आगे यूटिलाइज कर दिए। लेकिन ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स दिए थे, 64 में से 32 यूज हुए, 32 अभी भी रहते हैं। मतलब कि रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट के तौर पे प्रेजेंट है, लेकिन आपका हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन था वो कम अमाउंट में था। तो जो रिएक्टेंट आपका कम अमाउंट में होता है आप उसको कहते हो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस हाइड्रोजन ने आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स को बढ़ा देते हैं, इसके ग्राम्स को ज्यादा करते हैं, तो आपके पास तो ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट में था, तो आपके पास वाटर यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं बढ़ी क्योंकि आपने जो रिएक्टेंट उसमें से एक लिया हुआ था हाइड्रोजन वो कम अमाउंट में लिया हुआ था। इसीलिए हम इस कम रिएक्टेंट वाले जो कम अमाउंट वाले जो रिएक्टेंट होते हैं आप उसको कहते हो ये आपके पास क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये हमारे पास एक बेसिक केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल थी। अगर हमें क्या करना हो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, डिटरमाइन करना चाहते हो कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपको उन रिएक्टेंट के मैथ्स गिवन होंगे ना तो आप उन मैथ्स को यूज करके उनमें से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। हर एक रिएक्टेंट का आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। पहले स्टेप में जब आप हर एक रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल यानी उसका मैथ्स के अकॉर्डिंग जब आप फाइंड कर लोगे, दूसरा स्टेप जो आपने फॉलो करना है, हर रिएक्टेंट में से जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट एक्सपेक्टेड बन सकती है कि उस हर एक रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में आपको प्रोडक्ट बना के दे सकता है, आपने हर उस रिएक्टेंट की जो एक्सपेक्टिंग मतलब कि कितना वो प्रोडक्ट बना सकता है वो अमाउंट फाइंड करनी है। जब आप हर रिएक्टेंट की जो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप फाइंड कर लोगे कि हर रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में आपको प्रोडक्ट बना के दे सकता है, जब आपके पास हर रिएक्टेंट की
प्रोडक्ट की अमाउंट आपके पास एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगी, तो फिर वहाँ से आप प्रोडक्ट की जो उसकी जो होगी अमाउंट, उसको देख के आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो आपको कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना के दे रहा है। तो वही जो आपका रिएक्टेंट होगा वो कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं जब आपको रिएक्टेंट के मास गिवन होंगे। सेकंड स्टेप में आपने हर एक रिएक्टेंट में से कितनी जो प्रोडक्ट की अमाउंट एक्सपेक्टेड है, मतलब कि रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में कितनी प्रोडक्ट बना सकता है, वो आपने हर एक रिएक्टेंट की एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जब आपके पास हर रिएक्टेंट की एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगी तो आप फिर उस प्रोडक्ट को देख के बता सकते हो कि उसमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो आपको कम अमाउंट में वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो वही जो आपका रिएक्टेंट होगा वो कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अच्छा, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं कि इसको हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो आपका केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो टोटली डिपेंड करता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे। कि जो आपका केमिकल रिएक्शन का रेट है वो आपके टोटली डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे। आप क्या करो कि अगर आप एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें आपके पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट आप कम अमाउंट में लेते हो और दूसरा रिएक्टेंट आप क्या करते हो, ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। तो जो ज़्यादा अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिया हुआ होगा, आपको पता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के। जितनी ज़्यादा आप रिएक्टेंट की प्रोडक्ट लोगे इतना ही आपका केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। तो जब आप उसमें से एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा ले लोगे तो आपका उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा और वो आपका केमिकल रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप यूजफुल पर्पस के लिए, मतलब कि रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये वाला कंसेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो कि उसमें से एक अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट जो अमाउंट है वो कम ले लो और दूसरे वाले की क्या ले लो, ज़्यादा ले लो। और दूसरा ये है कि फर्स्ट करो कि आप दो रिएक्टेंट, एक आपके पास रिएक्टेंट है जो आपके पास चीप है, मतलब कि लो प्राइस पे आपको अवेलेबल था, आपने वो बाय कर लिया। दूसरा आपके पास ऐसा रिएक्टेंट है जो कि एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो जो एक्सपेंसिव है उसकी अमाउंट अगर आप कम कर दो और आप चाहते हो कि आपने जो एक्सपेंसिव आपने रिएक्टेंट लिया उसकी अमाउंट ज़ाया ना हो, जितना आप उसमें यूज़ कर रहे हो वो सारा का सारा आगे प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो इसमें भी आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि वो जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट कम कर दो। अब जिसकी अमाउंट कम हो जाएगी वो फॉरन रिएक्शन में से क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उस दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर आपको साथ आगे क्या दे देगा, प्रोडक्ट। तो आपके जितने भी वो एक्सपेंसिव जो आपका रिएक्टेंट था वो सारा का सारा फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इस तरह आपका जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होगा उसमें उसका मैथ लॉस नहीं होगा। तो इस तरह आप उस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट करवा सकते हो और आपके रिएक्टेंट की अमाउंट उसमें से लॉस नहीं होगी। तो ये हमारे पास दूसरा कंसेप्ट था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उम्मीद है कि इन दोनों टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े मतलब कि डिस्कस किए हैं, और पहले वाला था स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और दूसरे वाला आपके पास था लिमिटिंग रिएक्टेंट। उम्मीद है कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।